धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस्म पर 11 तीसरा हिस्सा। हकीकतन आफरीन नीचे लॉबी में सर्दी से कपकपा रही थी। उसने कोई गर्म कपड़ा ऊपर से नहीं पहन रखा था। खुशकिस्मती से इसके पहुंचने की कुछ देर बाद ही सेंट्रल हीटिंग ऑन कर दी गई। वो तकरीबन आधा घंटा इंतजार करती रही, जब भी रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर जाने की इजाज़त दी। शहराम के ऑफिस ने पूरी मंजिल का अहाता किया हुआ था। वो इस वक्त सुनहरी चश्मा पहने शीशे की विंडो के पास रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और हल्की नीले रंग की टाई गले में बांधी हुई थी। लैपटॉप पर काम करते हुए इसका नजर आता आधा रुख बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसका रवैया देखकर आफरीन की हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे बढ़ सके। वो बस वहीं पर खड़े खड़े गहरे सांस लेकर खुद को बोलने के लिए तैयार करने लगी। उसने लैपटॉप पर गुस्से से कुछ टाइप किया। इस तरह लैपटॉप पर टाइप करने से कवर झुकाया तो हाथ मारकर उसे बंद किया। तुम वहां कब तक खड़ी रहोगी? याद रहे कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो जा सकती हो। सॉरी, वो मैंने देखा कि आप काम कर रहे थे तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। इसकी डांट सुनकर वो बुरी तरह शर्मिंदा होकर पलकें झपकने लगी। इस वक्त वो काफी कंफ्यूज नजर आई। यकीनन डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया है। शहराम ने बाजू सीने पर बांधकर मायने खेजी से कहा। जाहिर ऐसे किया जैसे वाकई में वो डिस्टर्ब होने पर नाराज हो, जबकि दिल अंदर ही अंदर उसे रूबरू देखकर खुशी से अटकेलियां कर रहा था। हाथी जो एक तरफ खामोश खड़ा देख रहा था, इसकी एक्टिंग पर दिल ही दिल में बेहोश होने लगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इसका बास ही है या कोई और। सर, अब एक्टिंग करना बंद करें। ये आप ही थे जो आज के दिन का काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। अब आपके इस मुनाफिकाना रवैये से मायूस होकर भाभी वापस चली गई तो आपको ही परेशानी होगी। वो दिल ही दिल में दांत पीस कर बोला। भाभी बेगम, ये आपके हाथों में क्या सर के लिए कोई गिफ्ट है? लेकिन हादी जब बोला तो बिल्कुल मुतजाद। हाँ, वो मैं इनके लिए लंच लाई थी। आफरीन पूरी तरह कंफ्यूज हुई। जल्दी से बैग से लंच बॉक्स निकाल कर टेबल पर रखा। शहराम खामोश बैठा पेन से कोई यूं ही टेबल पर लकीरें बनाता रहा। इसकी आंखों में तंजियां चमक उभरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि इसे मुझे खुश करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो मेरा खाना बनाने की पाबंद भी नहीं। इस अचानक हमले पर वो दांत पीस कर रह गई। देखिए, ये माजी की बात है। बेहतर होगा अगर तो फिर तुम मुझे कॉल किस लिए की? टेबल पर पेन से जोर जोर से टिक टिक करते हुए इसका लहजा काफी सर्द था। ये सुनकर वो शॉक्ड रह गई। शहराम, उसके लहजे में शिकायत उभरी। क्या वो नहीं जानता? वो फिर से सर्द अंदाज में मुस्कुराया। आफरीन के जैसे अल्फाज सारे खो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स के दिमाग में चल क्या रहा है। इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर हाथी बेचारे का सर चकराने लगा था। इनमें से एक तो बस यूं ही बन रहा था, जबकि दूसरा इस हाल में काफी सुस्त था। ये देखकर वो थक सा गया। भाभी मैम, आप पहले सर की तरह इन्हें बुलाए ना। आप पहले की तरह इन्हें बुलाए ना। शहरी, बिलाखिर वो हादी की बात का मफहूम समझ गई। ताहम उसने शहराम के गुस्से को हवा दी। उसने घूरकर हादी को देखा। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? निकलो बाहर। जबरदस्त झाड़ पिलाई। सॉरी। बेचारा हादी कांप कर जल्दी से सर झुकाए बाहर निकल गया। हादी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। वो हादी का दिफा किए बिना न रह सकी। नर्म दिल जो थी बेचारी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने किसी और मर्द की साइड लेने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने किसी और मर्द की साइड लेने की? वो एकदम उठ खड़ा हुआ और घूरने लगा। आफरीन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। कंफ्यूज सी होकर अपनी गुलाबी होंठ चबाने लगी। मैंने सिर्फ इसलिए साइड ली कि वो आपका असिस्टेंट है। बिना उसकी नजरें मिलाए वो खामोशी से आगे बढ़ी और लंच बॉक्स खोलने लगी। अब लंच का वक्त है तो आपको यकीनन भूख लगी होगी। ये देखिए, खाना भी ठंडा हो गया। उसकी आवाज़ काफ़ी दिलफरेब थी। दिल को छूने वाली, जादू भरी, मीठी मीठी सी। शहराम ने आज से पहले इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज गौर किया तो उसे उसकी आवाज़ दिल में उतरती हुई महसूस हुई। एक सुकून था जिसे शहराम महसूस कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ कुछ मीठे अल्फाज से राजी होने पर तैयार बिल्कुल नहीं था। मुझे अब तुम्हारे पके हुए खाने में दिलचस्पी नहीं रही। शहरी, मैं सच में माफ़ी मांग रही हूँ। वो अब इतना आगे आकर पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए इसे खुद को संभालना था। ये आखिरी मौका था उसके पास। मैं शराइत पर साइन करने को तैयार हूँ। मैं मैं वाकई जेल नहीं जाना चाहती। देखिए,
मैं आपकी कानूनी बीवी हूँ। क्या ये अच्छा होगा क्या अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपनी ही बीवी का केस नहीं ले रहे? लोग समझेंगे आप खिज़र यूसुफ से डर गए। वो इसके बाजू को नरमी से थामते हुए बोली। शहरा ने चोर नज़रों से उसकी खूबसूरत उंगलियों वाले सफ़ेद हाथ को देखा, जो वो उसके बाजू पर रखे हुए आंखों में एक उम्मीद लिए उसे देख रही थी। ये देखकर उसके हवास खोने लगे। इसका दिल पूरी तरह पिसच गया। आज से पहले उसकी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। बहुत खूब, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर नफसियाती हरबा इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। उसने बेबसी से अपने होंठों को काटा। आप नहीं चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लंच को वापस नहीं लौटाएंगे। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। हो सकता है आखिरी लंच हो जो मैंने आपके लिए पकाया। मैं हकीकतन आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हर बार की तरह बचाया। उसकी आंखें तकलीफ से जलने लगी थी। इसने ये कोई डायलॉग नहीं बोले थे, बल्कि दिल की गहराई से अल्फाज बोले थे। हालांकि शहराम के सख्त लफ्ज़ों से उसे दुख ज़रूर हुआ था, लेकिन वो अब भी उसके दिल से ममनून और मशकूर थी। आखिर यही तो था जो हर बार उसे मुश्किल वक्त में बचाता था। तुमको मेरा शुक्रगुजार होना भी चाहिए। क्या तुम ये समझ रही थी कि अय्यज या वलीद तुम्हारी मदद कर सकते थे? वो बेख्तियार नफ़ी में सर हिला गई। शहराम ने हुनकारा भरा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब जाओ और खाना गर्म करो। वो अपनी असली लापरवाही से बोलकर फिर से काम पर मुतवज्जो हुआ। श्योर। आफरीन की आंखों में जैसे 1000 वोल्ट का बल्ब जलना शुरू उठा। वो खाना उठाकर ऑफिस से महलका पेंट्री में चली गई, जहाँ एक माइक्रोवेव ओवन मौजूद था। उसने 3 मिनट से भी कम वक्त में खाना गर्म कर लिया और ले जाकर शहराम के आगे सेट किया। ये इसका पसंदीदा बकरे की रान का गोश्त था, बिल्कुल हल्की काली मिर्च में बना हुआ। शहराम ने उसे बगौर देखा। अपनी पसंद का खाना इतने अरसे के बाद देखकर सच में उसके पेट ने खुशी से दहाई दी थी। जब से आफरीन गई थी उसने घर का खाना नहीं खाया था। और फिर आफरीन ने देखा, कुछ ही देर में वो अपनी पसंद का खाना चट कर चुका था। वो शख्स जो अभी कुछ देर पहले ही कह रहा था उसे अब उसके खाने में दिलचस्पी नहीं, उसने एक नवाला भी बॉक्स में नहीं छोड़ा था। मर्द वाकई में झूठे होते हैं, मन में कुछ और जबान पर कुछ और। ये तुम मुझे घूर क्यों रही हो? शहराम की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों से पूरी तरह चौंकी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि वो सोचों में गुम असल में शहराम की खूबसूरत नकोश को यकटुक घूरे जा रही थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। नहीं तो मैं तो बस खुश हो रही हूँ कि आप खाना शौक से खा रहे हैं। आफरीन ने हिचकिचाकर कुछ शौख लहजे में कहा, लेकिन शहराम ने कोई जवाब देने की बजाय बर्तन एक तरफ किए और टिश्यू से हाथ पोंछकर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, जैसे वो फिर से काम करने लगा हो। आफरीन ने उसे चोर नज़रों से देखकर हल्का सा पहना हुआ कोट उतारने की कोशिश की, लेकिन शहराम की नज़रें इस पर ही थीं। वो तवक्को नहीं कर रहा था कि कोट के नीचे वो फूलों वाला खूबसूरत लिबास इसके लिए पहन कर आई होगी। ड्रेस काफ़ी फिट था, उसके बदन पर सच भी खूब रहा था। वो कुछ पल दंग रह गया। आज से पहले उसके एहसासात आफरीन के लिए बिल्कुल अलग थे, लेकिन अब बात दूसरी थी। क्या तुम मुझे मुतासर करने की कोशिश कर रही हो? बेख्तियार गला तर करके बज़ाहिर सर्द अंदाज में उसे घूरा। अलबत्ता दिल में काफ़ी खुश था कि उसे खुश करने के लिए सच संवर कर आई है। मतलब वो अब भी उसके लिए पहले जैसे एहसासात रखती है। आफरीन के हाथ वहीं रुक गए। नहीं तो वो आपके कमरे में गर्मी लग रही थी मुझे, इसलिए। वो हिचकिचाकर रुक गई। अगर ऐसा है तो तुम सब कुछ उतार क्यों नहीं देती? एक आईब्रो उठाकर उसने मायनेखेजी से कहा, जिसे सुनकर आफरीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो जैसे। वो शहराम जैसे शख्स से ऐसे रोमांटिक अल्फाज की तवक्को बिल्कुल नहीं कर रही थी। उसने कोट वापस पहन लिया। उसे मुतासर करने की कोशिश फजूल थी। वो अपनी मजीद तस्लीम नहीं चाहती थी। इधर आओ। उसे खामोश देखकर शहराम ने उसे गंभीर लहजे में पास बुलाया। आफरीन ने चौंक कर उसे देखा। उसकी गहरी बोलती आंखों में देखना बहुत मुश्किल था। वो नजरें झुका गई। जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर उसके करीब आई। शहराम ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो तवाज़ुन न संभाल पाई, सीधी जाकर इसकी गोद में गिरी। ये सब कुछ एक पल में हुआ था। आफरीन को समझने का वक्त ही नहीं मिला। जब हवास बहाल हुए तो वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसके जिस्म से आती खुशबू ने उसके इर्द गिर्द हिसार बांध दिया था। शहराम ने दोनों बाजुओं से उसके इर्द गिर्द हिसार किया, फिर एक हाथ से उसकी थोड़ी पकड़कर झुका हुआ सर उठाया। उसका चेहरा लम्हों में सुर्ख होकर जलने लगा।
ये मंज़र बहुत दिलचस्प था। हालाँकि इससे पहले भी वो काफ़ी करीब रहे थे, लेकिन आज की तरह कभी नहीं हुआ था कि वो इसकी गोद में बैठी हो। वो हया से सुर्ख पड़ी जा रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शहराम ने गिरफ्त मज़बूत कर ली। वो दोनों इस वक़्त न्यों बहता ब्याहता जोड़ा लग रहे थे, जिनमें मोहब्बत हो। शहराम महवियत से इसका शर्माया हुआ रूप देख रहा था। बेशर्म, ये घबराहट, ये कपकपाहट, ये सब शहराम की वजह से था। उसके बाजू में दरसता ये नाजुक वजूद उसकी मिल्कियत था। उसने पहले ध्यान क्यों ना दिया? साइन करो। उसने बखशकर खुद को उसके हिसार से निकाला और कागजात टेबल पर सामने किए। अब इसे तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। गंभीर लहजे में सरगोशी की गई। आफरीन का दिल इसकी गुर्बत में जोर जोर से धड़क रहा था, जिसे शहराम बखूबी सुन रहा था। लेकिन वो मर्द था, खुद पर काबू कर रख सकता था। अभी वक्त नहीं था कि वो अपने जज्बात इतनी जल्दी आश्कार कर देता। आफरीन को ये सुनकर खुशगवार हैरत हुई कि वो इसकी हिफाजत का वादा कर रहा था, वरना अपनों की तरफ से मिले धोखों ने उसे काफी हरासा कर दिया था। इसे कुछ और मत समझना। मैं अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में काफी हसास हूँ, भले वो जानवर ही क्यों ना हो। उसे गुमसुम देखकर वो होले से बोला था, जिसके अल्फाज आफरीन को थप्पड़ की तरह लगे थे। ठीक। वो वाकई में बहुत आगे का सोचने लगी थी। अपने हवास में वापस आते उसने पेन उठाया और साइन कर दिए। अच्छी लड़की। ये कहकर उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा अपने रूबरू किया। आफरीन के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इसके खूबसूरत चेहरे को देखती। दोनों में सिर्फ इंच भर का बराबर का फासला रह गया था। दोनों ही एक दूसरे की सांसों की धमक और खुशबू सुन और महसूस कर रहे थे। मेरे ख्याल में अब मुझे जाना चाहिए। लरजते वजूद के साथ बमुश्किल बोल पाई थी। हम्म, भागने का सोच रही हो? गंभीर लहजे में कहकर उसने खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, तो तुम्हारी ये सारी तैयारी तो बेकार जाएगी। थोड़ी तारीफ तो बनती है। शहराम की आंखों का रंग गहरा होने लगा। वो बिन पे मदहोश होने लगा, जबकि आफरीन का हाथ गर्दन जबकि इसका हाथ आफरीन की गर्दन के पिछले हिस्से पर ठहरा। फिर इस पर वो झुक गया। ये वैसी ही फीलिंग्स थी जो रेस्टोरेंट में महसूस की थी। वो समझ नहीं पाया कि आफरीन आखिर अपने होंठों पर क्या लगाती है जो इस कदर मीठे हैं। क्या शहराम का दिल ही नहीं कर रहा था इससे अलग हो? आफरीन दंग थी। उसे शहराम की ये हरकत समझ नहीं आई। अगर वो उसे हकीर समझता था तो फिर ये सब क्यों कर रहे था? क्या मतलब था? उसकी कोलोफेल में बहुत तसाद था, ताहम वो इस खुशफहमी में नहीं थी कि शहराम को इससे मोहब्बत थी। वो इसे सिर्फ एक वक्ती मर्दाना तस्कीन समझी। शुरू में वो बिल्कुल कूल थी, लेकिन शहराम के वजूद से निकलने वाली शिद्दत ने उसे भी जकड़ लिया। फिर वो काबू न रख पा सकी और उसके गिर्द अपनी बाहें हमायल कर दी। रीन, बहुत वक्त हो गया, तुम अभी तक अंदर? ऑफिस का दरवाजा खोलकर शीश अपनी ही धुन में बोलते अंदर आया। और और फिर जैसे चिरागों में रोशनी न रही। सामने का मंजर इसकी सोच से भी आगे का था। उसकी आंखें फट गईं। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। आफरीन ने जल्दी से शहराम को धकेल कर खुद से दूर किया और फौरी तौर पर उसकी गोद से उठकर खुद को संभालने लगी। उसकी सांसें बुरी तरह मुंतशिर थीं। वैसी ही हालत शहराम की थी। इसका चेहरा गुलाबी पड़ा हुआ था, लेकिन वो मर्द था, संभल गया था। बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। लेकिन शीश को अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी पर शेर की सी नज़र से घूरा, जबकि आफरीन शर्म से सुर्ख हो रही थी। आई एम सॉरी। शीश शर्मसार सा हुआ, आंखों पर हाथ रखकर शरारत से बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। दंग सा वो बेचारा उल्टे कदमों वापस चला गया। जाते जाते दरवाजा भी लॉक कर लिया। उधर आफरीन बुरी तरह शर्माई हुई नजरें झुकाए अपने उलझे बाल सुलझा रही थी। शहराम इस तरह मुखल अंदाजी पर गुस्सा तो बहुत हुआ, लेकिन इस प्यारी सी लड़की को शर्माता देखकर इसका गुस्सा ठंडा हो गया। जब उसने सोचा कि आफरीन के चेहरे पर कुसुकुसा उसकी वजह से है, तो उसका अंदर सुकून से भर गया। इधर आओ। शहराम ने फिर से उसे इशारे से पास बुलाया, लेकिन अब कि आफरीन ने बढ़ने की हिम्मत नहीं की। प्लीज, ऐसा मत करें मेरे साथ। मैं आपकी सिर्फ मुलाजमा हूँ। वो खुद को हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। शहराम उसकी बेवकूफ़ी पर हल्के से मुस्कुराया, चलता हुआ उसके करीब आया, फिर इसके गुलाबी होंठों पर हाथ फेरा। मैं ऐसे मुलाजिम को निकाल देता, अगर वो तुम्हारी तरह बदतमीजी करते। आफरीन ने नजरें झुका दी। उसके चेहरे पर उलझन साफ रकम थी।
आफरीन ने नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर उलझन साफ रकम थी। शाहराम को आफरीन का रद्द-ए-अमल देना याद आया। लेकिन फिर अब वो ऐसी क्यों थी? वो इतने इशारे दे चुका था लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। ये बात याद रखना कि आज से तुम मेरी औरत हो। बेसब्री से कहते वो फिर से उसे आसमान पर पहुंचा चुका था। उफ़ अल्लाह! कहीं ये ख्वाब तो नहीं था? लेकिन आप ही ने नहीं कहा था कि मैं घटिया और गंदी औरत हूँ? उसे शहराम के अल्फाज नहीं भूले थे। उसे सुनकर शहराम भुना गया। शट अप! वो उसकी फीलिंग्स की इंसल्ट कर रही थी। तुम सही कहती हो, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन एक मर्द में ख्वाहिश होती है। तुम समझती हो कि 400 मिलियन कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे लिए मुलाज़मा की जॉब काफ़ी होगी, तो ये तुम्हारी भूल है आफरीन बेगम। तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं। वो भी गुस्से में आ गया। सारे खूबसूरत एहसासात को आफरीन ने बुरी तरह कुचल दिया था। वो खामोश खड़ी रह गई। उसके अल्फाज जैसे खो गए थे। ये ज़ाहिर हुआ कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। उसकी लम्हाती गुर्बत भी फ़कत मर्दाना ख्वाहिश की मरहून मिन्नत थी। वो खुद पर दिल ही दिल में हँस दी। कितनी बेवकूफ़ थी वो, जो उसके अल्फाज पर ईमान ले आई कि वो उसकी हिफाज़त करेगा। मुझे जाना चाहिए। कुछ भी था, वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से कबूल करने पर मजबूर थी। वहीं खड़ी रहो। शहराम ने हल्की सी आवाज़ में रोका। उसके मुड़ने पर उसने जेब से चाबियाँ और कार्ड निकाल कर बढ़ाया। ये विला की चाबियाँ हैं। मैं शिफ्ट हो गया हूँ और ये वही अखराजात का कार्ड है जो तुम पहले इस्तेमाल करती थी। ये सुनकर वो हैरान रह गई। ये अचानक ही आप क्यों शिफ्ट हो गए? वो घर आरामदेह नहीं था तभी। मुख्तसर कह के वो बात टाल गया कि तुम्हारी परछाइयों से डर कर भागा था। उसने बहस नहीं की, खामोशी से चाबियाँ और कार्ड थाम लिया। मैं 2 दिन बाद शिफ्ट होंगी। नहीं, आज ही शिफ्ट हो जाओ। मैं घर पहुँच कर तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो उसकी तरफ झुका। वैसे भी तुम्हारा केस काफ़ी पेचीदा है। अगर मुझे अच्छा खाना और आराम न मिल सका, तो काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। आफ़रीन ने बिला तवक्कुल भी इनकार नहीं किया और ये बात शहराम के लिए काफ़ी तसल्ली बख्श थी। वो रिलैक्स हो गया। शाम से भी पहले वो मेंशन पहुँच चुकी थी। ये काफ़ी बड़ा 2 मंजिला विला था, जहाँ एक तरफ बहुत बड़ा फूलों भरा सरसब्ज़ लॉन था, जहाँ दिल खोलकर भाग-दौड़ कर सकते थे। मैम, मैं हाउसकीपर साहिरा हूँ। एक 50 के बेटे की साफ-सुथरी औरत उसके पास आकर उसे सलाम करके अपना तारुफ करवाने लगी। आफ़रीन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ये बात उसके लिए तस्कीन बख्श थी कि इतने बड़े विला में मुलाज़िम मौजूद थे और उसे हर काम के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। मुलाज़िमा उसे सीढ़ियों से ऊपर एक तरफ कमरे में ले आई। ये आपका कमरा है। थैंक यू। मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। उसे अपना कमरा बहुत पसंद आया था। कमरा देखकर वो हैरान रह गई। ये कमरा काफ़ी कुशादा और रोशन था, जिसकी एक तरफ तो दीवार के शीशे की खिड़की थी जिससे बाहर का लॉन साफ नज़र आ रहा था। सच में ये कमरा फ्लैट वाले कमरे से हद दर्जा बेहतरीन था। इसकी तवक्को के बिल्कुल उलट। वह मुतमईन थी। ज़रूरत की हर चीज़ बाथरूम में मौजूद है। आप चेक कर लें। अगर किसी चीज़ की कमी है, तो मुझे बता दें। मुलाज़िमा ने अदब से कहा। आफ़रीन ने सहूलियत से इनकार कर दिया कि उसे किसी और चीज़ की हाजत नहीं। बस वो लंबी तान कर सोना चाहती हैं। इसके जाने के बाद उसने अपनी स्किन केयर की सब चीज़ें बाहर निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर सजा दी। एक ड्रॉअर में हेयर ड्रायर भी रख दिया। आफ़रीन ने कपड़े बदलने चाहे लेकिन कमरे का माहौल काफ़ी गर्म था, जबकि बाहर काफ़ी सर्दी थी, लेकिन अंदर हीटर चलने की वजह से कमरा गर्म था। उसे यकायक ही सुस्ती से नींद आने लगी, जबकि अभी सिर्फ शाम हो रही थी। उसने हल्के घर के कपड़े बदले और कंबल में दुबक गई। कंबल से जानी-पहचानी सी मर्दाना कोलोन की खुशबू आ रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर वो खुशबू अंदर उतारी। अब उसे परेशानी नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। इसका ज़हन फ्रेश था, बिल्कुल बेफ़िक्र। इस बेफ़िक्री से उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चल सका। शाम 7 बजे के करीब शहराम की कार आहिस्ता-आहिस्ता विला में दाखिल हुई। मुलाज़िम इसको इतनी जल्दी घर आता देखकर हैरान रह गई। आज से पहले वो हर रोज़ जल्दी काम पर चला जाता था और देर से ही वापस आता था। इसके अलावा वो हमेशा अपने तय खाना कहीं बाहर खा कर आता था। घर में भी नहीं खाता था। गोया ये घर उसके लिए सिर्फ सराय खाना हो। मालिक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप जल्दी आ जाएँगे। मैंने रात का खाना नहीं बनाया। वो परेशान हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शहराम को खुद भी मालूम था कि वो मामूल से हटकर आज जल्दी घर पहुँच गया है। हकीकत में आफ़रीन के दफ़्तर छोड़ने के बाद वो काम करने में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गया था। शायद तभी उसने वक़्त से पहले काम मुकम्मल कर लिया।
वो काम करना छोड़ सकता था, लेकिन वो इस खाने के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता था, जो वो उसके लिए तैयार करती। लेकिन अजीब बात कि उसे घर में कदम रखे तकरीबन 3 मिनट हो चुके थे, लेकिन आफ़रीन अभी तक उसके इस्तकबाल के लिए नहीं आई थी। "वो कहाँ है? क्या बाहर?" बेकरारी से पूछ बैठा। साथ ही इधर-उधर उसकी नज़रें मतलाशी थी। मुलाज़िमा इसकी गैर मुतवक्का सवाल पर चौंक उठी। "वो तो आपके कमरे में दाखिल होने के बाद से नीचे नहीं आई है। मुझे लगता है कि वो सो रही होंगी।" उसने हैरत से आबरू उठाई। उसके कमरे में? बहुत ही बेबाक थी। सब्र न कर सकी, घर आते ही उसके बिस्तर पर भी पहुँच गई। वाह! शहराम को ये कुछ अजीब लगा था। अगरचे उसने अपनी बीवी बनाने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन अभी एक ही बिस्तर और कमरे में शराकत पर वो राज़ी नहीं था। शहराम नाराज़गी से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुला रह गया, इसलिए वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। फर्श पर खुले उसके सामान के पास से गुजरते हुए कपड़ों के ढेर में छुपी हुई ज़नाना चीज़ ने उसकी तवज्जो पकड़ ली। वो एकदम रुक गया। झुककर उसे उठाते ही उसके होंठों के कोने में एक शरारती मुस्कुराहट भी ढल गए। लगता है आफ़रीन बेगम आज पूरी तैयारी दिखा रही हैं। इस ज़नाना चीज़ को एक तरफ रखने के बाद वो बिस्तर की तरफ बढ़ा, ताकि इस पर सोई हुई बीवी को देख सके। उसके लंबे काले बाल शहराम के तकिए पर बिखरे हुए थे। वो गुपले से गुलाबी गाल दोपहर की खूबसूरत शर्मीली कहानी सुना रहे थे। कमरा काफ़ी गर्म था, इसलिए उसने कंबल को सिर्फ अपने सीने तक खींचा हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरत गर्दन बाहर थी। बेडरूम का माहौल यकीनी तौर पर किसी औरत की मौजूदगी से खुशगवार महसूस हो रहा था। उसके दिल से थोड़ी देर पहले की सारी नाराज़गी फ़ौरन ख़त्म हो गई। उसकी जगह एक पुरस्रार इरादे ने ले ली, जो उसकी आँखों से उभरा था। आफ़रीन गहरी नींद में थी, जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके होंठ खींच रहा हो। उसे तकलीफ़ तो नहीं हुई, लेकिन ये काफ़ी परेशान-कुन था। वो डर गई थी। उसने चीज़ को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा न हुआ। जब उसकी साँस उलझने लगी, तो उसने कमज़ोरी से आँखें खोल दी। सबसे पहले जो चीज़ उसकी नज़र में आई थी, वो किसी मर्द की मुड़ी हुई घनी पलकें। उसकी आँखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था वो किसी मज़ेदार चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। अगले ही लम्हे उस शख़्स की आँखें खुल गईं। हैरान नज़रें जब शोला उगलते जज़्बात से भरी नज़रों से मिली, ऐसा लग रहा था जैसे इन आँखों से आग निकल रही है। आफ़रीन दंग रह गई। वे ये शहराम यहाँ क्या कर रहा है? उसने लरज़ कर उसे खुद से धकेलने के लिए ज़ोर लगाया। इस कोशिश में वो हिल कर रह गई। इस गैर मुतवक्का धक्के ने शहराम को तकरीबन बिस्तर से गिरा दिया। कदम जमाने के बाद वो उससे भरी गंभीर आवाज़ में बोला, "आफ़रीन बेगम अपने लिए मौत माँग रही हो? क्या मतलब? ये अचानक से मेरे बिस्तर पर चढ़ के आना आपकी गलती है।" जवाबन मुँह भी चीख कर बोली, उठकर बैठ गई। "सीरियसली? वो तो घर में पहुँचते ही उसके बिस्तर पर चढ़ आया था। क्या वो उसे आम घटिया औरत समझ बैठा था?" "तुम्हारा बिस्तर?" उसने उसे गुस्से से गोया तंज़ किया। "अपने एतमाद को तो देखो ज़रा। ये मेरा बिस्तर अचानक से तुम्हारा कैसे हो गया?" नाराज़-नाराज़ सी आफ़रीन ने दलील दी। "मानती हूँ ये पूरा विला आपका है और इसके सारे बिस्तरे भी। आप ही ने खरीदे हैं। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो आपको भी मुझे कुछ पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। यूँ बिना दस्तक के मेरे कमरे में आना बद-अख़लाक़ी के ज़ुमरे में आता है।" वो हाथ हिला-हिला कर यूँ बोली थी जैसे बड़ी अक़ल की बात कर रही हो। शहराम ने दिलचस्पी से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। इसके होंठ तंज़िया मुस्कान में मुड़े थे। "तुम मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में और मेरे ही बिस्तर पर सो रही हो, फिर भी शिकायत कर रही हो कि तुम्हें पर्सनल स्पेस नहीं दे रहा। हम दोनों कुछ देर के लिए ही दूर हुए थे, लेकिन तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस में काबिल तारीफ़ इज़ाफ़ा ही हुआ है।" इसके अंदाज़ में बोलकर वो हल्का-सा मुस्कुराया। वो उसे नासमझी से देखी गई। बिलाख़िर बात उसकी समझ में आ गई। तब वो बुरी तरह चौंकी। वेट, आपका ये मतलब है कि ये बेडरूम आपका है?" "अब बनना छोड़ो आफ़रीन बेगम।" वो इसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, तो वो भी डर कर पीछे हुई, लेकिन बिस्तर पर गिर गई। शहराम जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, खुद ब खुद इसके ऊपर आ रहा था, लेकिन गिरते हुए अपने दोनों हाथ इसके दोनों तरफ रखकर सँभल गया। अब सीन यूँ था कि आफ़रीन बेगम चित गिरी हुई थी और बेचारा शहराम दोनों हाथ इसके अतराफ रखकर खुद को इस पर गिरने से बचाए हुए था। आफ़रीन ने बेइख्तियार अपनी आँखें मींच लीं। एक प्यारी सी मुस्कान शहराम के होंठों पर फैल गई जब आफ़रीन के डरे-डरे चेहरे पर नज़र पड़ी। "तुमने यकीनी तौर पर कोई बड़ा प्लान बनाया हुआ है। क्या है कि घर में रहना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, जो तुम बिस्तर भी बाँटना चाह रही हो? हुँ?"
इसका चेहरा दोनों हाथों से थामे साथ ही एक आँख भी शरारत से विंग करके उसके होश उड़ा दिए। वो तो ये सुनकर चकरा के रह गई। तो क्या वो आते ही सारा दिन इसके कमरे में इसके बिस्तर पर सोई हुई थी? नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। आपकी मुलाज़िमा मुझे सीधा यहाँ लाई थी। कमज़ोर से सफाई दी। उसके माथे पर घबराहट से पसीना चमकने लगा। इस कदर कुर्बत की अभी वो आदी नहीं थी। ठीक है, ठीक है। अब तुम सारा इल्ज़ाम बेचारी बूढ़ी मुलाज़िमा पर लगा दो। उसने नरमी से उसकी थोड़ी सी पकड़कर चेहरा अपने रूबरू किया। क्या तुम मनसूबा साज़ नहीं हो? हालाँकि तुम्हारा ये स्लीपिंग सूट सेक्सी नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस तरोताज़ा रूप को देखकर मैं वाक़ई दंग हूँ। वैसे माइल और मुतासिर करने के सारे हथकंडे नए हैं। साथ ही आहिस्ता-आहिस्ता इसके चेहरे पर उँगली फेर रहा था, जिससे आफ़रीन के जिस्म में बरकी रो दौड़ने लगी। बेइख्तियार साँस रोके वो सुने गई। इसका बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। ये सादा-सा स्लीपिंग सूट भी उसने आम-सी सस्ती शॉप से खरीदा था। मैं उसने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन शहराम ने उसके गुलाबी माइल होंठों पर रखकर उसे खामोश करवा दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम मेरी होना चाहती हो, लेकिन अभी वक़्त देखो, रात अभी दूर है। उसने उसे कमर में हाथ डालकर आहिस्तगी से अपनी तरफ खींचा। आफ़रीन का दिल धड़-धड़ एहतजाज करने लगा, जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो उसकी गहरी-गहरी साँसें अपने चेहरे के बिल्कुल करीब महसूस कर रही थी। मुझे कसम है अल्लाह मियाँ कि मैं यहाँ सिर्फ़ इसलिए आई थी कि आपकी मुलाज़िमा ने मुझे यही कमरा दिखाया। वो अब रोने के करीब हुई। अभी बहाने बना रही हो। हुँ? गंभीर सा लोदेता लहज़ा। उसने इसकी आँखों में झाँका। आफ़रीन सिमट सी गई। पता नहीं क्या था इसकी नज़रों में, वो इस पैगाम को पढ़ना नहीं चाहती थी। उसके आरज़ शर्म से दहकने लगे। मुझे एक ईमानदार औरत पसंद है। वक़्ती तौर पर एक बार दिखावा करना ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा दिखावा होना यकीनन एक टर्न ऑफ है। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही उसकी आँखों का रंग गहरा हो गया। उसने सर झुकाकर इसके होंठों पर नरमी से बूसा दिया। उसने घबराकर उसे हल्का-सा खुद से दूर धकेला। आपने ठीक कहा। ये मुझ में एक बुरी आदत है कि मैं कुछ और सोच ही नहीं सकी। अब आप नीचे चलें, मैं आपके लिए आपका पसंदीदा डिनर बनाती हूँ। वो बात घुमा गई। वो तो इस अचानक हरकत पर दंग रह गया, लेकिन इसके हाथ के पके हुए खाने का सोचकर इस पर से उठ गया। ठीक है, रात को फिर यहीं से ही शुरू करेंगे। वो इसका प्लान सुनकर ब्लश कर गई। बेशर्म शौहर, ये अपनी पर्सनल चीज़ें भी समेट लेना। शरारत से इधर-उधर बिखरे इसके कपड़े देखकर उसे याद दहानी करवाई। इसकी बात पर इसकी पलकें बार-ए-हया से लरज़ गईं।